गुड इवनिंग। सर कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? चल रहा है सर। ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल होना चाहिए। एक बेहतरीन तैयारी चलनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स भेजे हैं सर, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, मैंने देखा है, शॉर्ट नोट्स देखा है आपका। शॉर्ट नोट्स देखा है। उसमें और क्या आता है उसमें? हम उस पर बात करेंगे। हम उस पर बात करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेंगे कि आपका किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है। साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि जो आप लोग का जो एक हार्ड सब्जेक्ट होगा, जैसे एग्जाम्पल में जो ज़्यादा टाइम टेकन वाला सब्जेक्ट है, जैसे एग्जाम्पल में करंट हो गया, या अगर इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट हो गई, या ज्योग्राफी का जो खास करके मैपिंग चैप्टर होता है, जहाँ से कुल मिलाकर के ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि ज्योग्राफी और ईबीएस को आप मिलाइएगा तो कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस के तकरीबन बनते हैं। तो मैं वही 16 सोच से जोड़। हाँ, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि जो आप लोग का 30 क्वेश्चंस के तकरीबन जो बन रहे हैं, उस क्वेश्चंस को अधिकतम कैसे मार्क्स को गेन किया जाए, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे कि अधिक से अधिक आप लोग का सही होना चाहिए। दूसरी बात, आपके ही सहपाठी चांदनी जी का कहना था कि सर, हाउ टू यूज मैप इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यानी कि मैप को, चांदनी जी आप बोल कुछ नहीं रही हैं। जी सर। हाँ, तो चांदनी जी का ही कह रहा था कि मतलब मैप को सर, मैप के माध्यम से अगर स्टडी, क्योंकि मैंने इससे पहले मैप के माध्यम से ही स्टडी कराने का पैटर्न रखा हुआ था, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को जैसे मेन 3 चीज़ मेरे दिमाग में बार-बार चल रहा है। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट आप लोग पढ़ लेंगे, पॉलिटी सब्जेक्ट भी बहुत ईज़िली तरीके से पढ़ लेंगे। चांदनी जी, ऐसा है ना कि आप माइक को म्यूट करके रखिए, क्योंकि आप थोड़ा-सा फैमिली में हैं, तो थोड़ा-सा अपना काम भी कुछ देखते रहिए और पढ़ाई पर फ़ोकस आपका रहना चाहिए, सुनते भी रहिए, ठीक है? राहुल तो अकेले रहता है, तो उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? चलते हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो मेरे मन में है कि जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लेकर के कि हाउ टू यूज़ मैप, मैप स्टडी इन जनरल स्टडी, जैसे एग्ज़ाम्पल में हिस्ट्री हो गया, और जैसे जहाँ-जहाँ भी इकोनॉमिक जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो गया, और ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक हो गया, उसमें कैसे हम अधिक से अधिक मैप को यूज़ कर सकते हैं। इसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम मैप स्टडी करेंगे, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, जहाँ भी आप लोग को इम्पोर्टेंट लगेगा, आप लोग क्या करेंगे कि अपना नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि हम कुछ बातें ऐसी होगी जो एक्स्ट्रा बोल देंगे, लेकिन बाद में हमको खुद नहीं याद रहेगा कि मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, ठीक है? और एक बात और, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे एनसीईआरटी से कुछ सब्जेक्ट मैं आप लोगों को करवा दूँगा। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, वहाँ से जो आप लोगों को कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना कम रहे, ठीक है? तो देखिए, तो मैं चलता हूँ अपने सब्जेक्ट पे। अच्छा, बीच में और बोल देते हैं, जहाँ भी कहीं आप लोग को रोकना हो, तो आप लोग आप सॉरी बोल के जो है अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है चांदनी जी और राहुल जी, ठीक है ना? ठीक, ओके। एक मिनट। आप लोग अपना कुछ बुक्स निकाल लीजिए, ठीक है? हम हाफ कौन सी टाइम, बुक निकालना है? हम दो चीज, आप लोग को बुक्स नहीं निकालना है, बेसिक तौर पे आप लोग देखिए, विजुअलिटी कीजिए कि किस तरीके से पढ़ना। दो चीज हम आज प्रयास करेंगे। हाफ एन आवर जो है आप लोग का स्टैटिक पोर्शन करवा देते हैं, और हाफ एन आवर कि हाउ टू रीड न्यूज पेपर इन शॉर्ट टाइम। राहुल जी, अंडरस्टैंड यस सर। कि कम समय में
न्यूज़पेपर को कैसे स्टडी किया जाए, हम उस पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम 2 चीज़ पर आप लोग को टारगेट करेंगे। राहुल जी म्यूट, राकेश जी म्यूट कर लीजिएगा आप, क्योंकि आपके तरफ से ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ठीक है। और आप लेट कर दिए प्रॉपर, तो सब्जेक्ट आज का क्लास जो है आप ही के लिए ओरिएंटेड था, मेंस के लिए, लेकिन आप लेट कर दिए, इसीलिए मैं अन्य स्टूडेंट्स को भी, कुछ लोगों को यूपीएससी के लिए दे दिया। कोई बात नहीं, आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। 2 सब्जेक्ट को मैं आज काउंट कर रहा हूँ। जैसे हाफ एन आवर टाइम जो आपका होगा स्टैटिक सब्जेक्ट होगा, और हाफ एन आवर जो होगा आपका, और बीच बीच में कहीं भी दिक्कत होगा आप पूछते रहिएगा, ऐसा नहीं मुंह बंद करके रखना है कि ये प्रसादी कोई बट नहीं रही है, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपना। आज मैं आपको कुछ लोगों को ब्रीफ दिखाता हूँ कि मेरे पढ़ाने का जो है ना बेसिक तरीका क्या रहता है। जैसे मान लिया जाए हम अगर कुछ सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री दिखा रहे हैं, आप लोग कहेंगे सर ये भी एक तरीका है पढ़ने का क्या, उसमें आप लोग को यूनिक स्टाइल लगेगा। जैसे एग्जांपल में ये देखिए, खासकर ये हिस्ट्री पार्ट है, क्या है, हिस्ट्री पार्ट है। बीच में जब बोलते रहिएगा, जैसा ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले कोई भूत बोल रहा है, अब बाकी सभी लोग बैठे हुए हैं। और अपने स्क्रीन को जो है फुल लार्ज कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि आप लोग को देखने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए सर, ये खास तौर पे अगर हिस्ट्री का पार्ट करेंगे तो एक तौर पे बात आती है, चांदनी जी गौर से देखिएगा, कि उपमहाद्वीप का जो प्राकृतिक मानचित्र की बात आती है, तो सबसे पहले जब हम भारत को देखते हैं, तो जो संपूर्ण भारत की, जो अखंड भारत की जो बात की जाती है, वो अखंड भारत में क्या क्या बेसिक तौर पे चर्चा होती है उसको देखिए आप लोग। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा, और जहां भी कोई डाउट लगे तो आप लोग को प्रश्न भी करते चलना है। अब देखिए बात आता है कि अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें आपके सामने में नजर के सामने आता है, उस पर ध्यान दीजिए। जब जैसे अभी यूपीएससी में जो खास तौर पे मुझे जो याद है, आपको 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था, आप लोग गौर से देखिएगा, पूछा गया था कि सतलज रिवर जो है, ये सतलज रिवर डायरेक्ट किससे मिलती है। तो आप देखिए, आप गौर करिए कि आप जानते हैं 3 नदी का नाम है, SSB, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। Yes. ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये 3 रिवर ऐसा रिवर है जिसके बारे में कहा, रियलिटी है क्या कि ये देश के, भारत के बाहर से निकलती है। ये अगर एरिया है तो इस एरिया के बाद जो है इसका प्रस्थान करना है, ठीक है। तो अब बात आता है क्या कि सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, तो सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र को अब जब गौर से देखेंगे तो आपके दिमाग में कई चीजें बात आएगा निकल करके कि सर हमको जो है कि सिंधु के लिए जो मेन बात है, ये सिंधु कहाँ से निकलती है सर, ये मैंने क्या बोला बाहर से, ये नाम, जगह का जो नाम है सिंधु के लिए बुखारचू लेक ग्लेशियर है, क्या है, Yes, sir. बुक हम लिख देता हूँ, लिखता भी हूँ, आप लोग देख के बोलिएगा, बुखारचू ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमरद, ठीक है। बुखारचू ग्लेशियर से क्या हो गया, सिंधु नदी निकलती। ये बुखारचू ग्लेशियर कहाँ है, ये यहीं के आसपास आप कह सकते हैं कि जो कैलाश हिमालय पार्ट है ना, यहाँ पे पड़ता है। अब सतलज के बारे में देखिए, अब जब सतलज देखेंगे तो सतलज निकलता है कहाँ से, राकस ताल से। कहाँ निकलता है, Pakistan. राकस ताल से।
सर जिनको भी लगेगा नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। और आप लोग सभी लोग अपने मोबाइल को लार्ज मोड में डाल दिए है ना, कि जिससे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है आपको। चलिए, अब बात आता है कि एक रिवर का, और वो रिवर क्या नाम है? ये ब्रह्मपुत्र। हम आपको एकदम से क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल से ही करवा रहे हैं, जिससे आप लोग का दिमाग में एकदम से फिट रहना चाहिए कि सर क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ये आता है आपको कैलाश रेंज के चेमयुंगडुंग से, जिसको मानसरोवर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम एक एक चीज लिख देते हैं, जैसे आपको लोग को दिक्कत नहीं हुआ। आप कुछ गायत्री जी बोलना चाह रही है, आपका आवाज आपका माइक जो है म्यूट है। यस सर। ठीक, ओके। कैलाश रेंज हो गया, उस जगह का नाम है चेमयुंगडुंग। राकेश जी, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, मानसरोवर बोलते हैं इसको, मानसरोवर झील इसको कहते हैं, ठीक है। तो सर देखिए क्वेश्चन में कि जब आप देख रहे हैं चीजों को, तीनों चीजों को, मैंने एक फॉर्मूला लिखा दी SSB, आपको याद रहेगा ना, कि भारत के बाहर से निकलती है। कहां से निकलती है? सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र से तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। बिल्कुल। तो ये जो तिब्बत इसीलिए क्योंकि ये ऑलरेडी भारत के बाहर से है, और एक जगह अगर जैसे मान लिया जाए एक ही बार में बोल दिए तिब्बत के मानसरोवर झील से, जी नहीं। अगर आपको क्वेश्चन इन डेप्थ जाके पूछेगा तो हो सकता है मे भी गलती हो जाए, ठीक है, हो सकता है। इसीलिए आप एक एक चीज को याद रखिए, एक एक चीज को याद रखिए जो मैंने आपको डेप्थ लिखा दिया, ठीक है। तो यही पूछा था कि सतलज रिवर डायरेक्ट कहाँ से मिलती है। सतलज देखिए यहाँ पे ये पॉइंट निकल रहा है, ठीक है, ये यहाँ जाकर के यहाँ पर मिल गया। अच्छा सर, आपको एक बात और लगेगा, जो ये 5 रिवर जो पंचनद कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पंचनद। इसको क्या कहते हैं? पंचनद। ये पंचनद, पंचनद का मतलब क्या हुआ? 5 नदी के मिलने का स्थान, ठीक है, 5 नदी के मिलने का स्थान। उसी को तो पंजाब कहा जाता है। जी, पंजाब, बिल्कुल सही बात है। पंच जोड़ आब, आब मतलब होता है कि नदियों के बीच का क्षेत्र, जो मैदान होता है। पंच मतलब 5 होता है, इसको पंजाब कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात जब हम यहाँ देख लिए तो चीजें को ऊपर से देखिए, आपसे कभी पूछा जा सकता है सीक्वेंस। अच्छा, कोई बताएंगे सीक्वेंस? इसको देख करके ही सीक्वेंस बताइए कि सीक्वेंस ऊपर से क्या आएगा। आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? तो अगर ऊपर से पूछा जाए नॉर्थ टू साउथ से जाने के लिए रिवर को, तो क्या बोलिएगा? बिल्कुल बोलिए। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहली बात जो सिंधु आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सिंधु ऊपर वाला पार्ट है, ये सिंधु हो गया, ठीक है। ये सिंधु आपका हो गया। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। पॉइंट टू बी क्लियर सर? अब एक बार आप कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक का सीक्वेंस एक बार बोल दिए, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, बोलिए। सिंधु, चेनाब, सतलज। गलती हो गया, चलिए हो गया, झेलम। गलती हो गया, गलती हो गया। गायत्री जी गलती हो गया आपका, ठीक है। चलिए राहुल जी बोलिए। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास और सतलज। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए गायत्री जी, यहाँ क्या लिखा हुआ है। मैंने अभी क्या बोला कि ये पार्ट सिंधु है, सिंधु के जस्ट नीचे झेलम वाला पार्ट है, ये चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। बात तो क्लियर है ना? चांदनी जी समझ में आ रही है? जी सर। बाबू अपना नोट्स बनाते रहिएगा, ऐसा ना हो कि समय बीत जाए उसके बाद आपको ध्यान में आएगा। तो चीजें मैंने क्या बताया आपको कि इस तरीके से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि एक एक चीज आप जो है ये ऊपर वाला पार्ट से। अच्छा, एक रिवर और है जो, और आप इसके डेप्थ में जाएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से जो है आपके प्रश्न आने वाले हैं। जैसे मान लिया जाए काबुल नदी के बारे में है, तो काबुल, अभी देखिए ये काबुल दिख रहा है आपको। सुलेमान, सुलेमान पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? वो
पाकिस्तान का रीजन। बिल्कुल। ये सुलेमान जो है, ये देखिए आप सुलेमान काबुल कहाँ पे नदी है। तो अफगानिस्तान। बिल्कुल सर, ये सुलेमान आपको यहाँ पे पड़ जाता है। अच्छा सर बताइए कुल्लून कहाँ है, हिंदू कुश कुल्लून के बारे में कोई बताएगा? हिंदू कुश तो शायद ये हो गया, पाकिस्तान में हो गया चलिए, हिंदू कुश। हिंदू कुश, ठीक है, हिंदू कुश ये भी पाकिस्तान का पार्ट है। अगर हिंदू कुश यहाँ हो गया तो ये जगह जो पार्ट बना है इसको बोलते हैं कुल्लून श्रेणी, कुल्लून श्रेणी। सर लिखते चलिएगा, जिनको भी समीम साहब लिखते चलिएगा, ठीक है। तो ये आपका कुल्लून श्रेणी पार्ट हो गया। तो चीजें देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर हो रहा है आपको, एक एक चीज आप समझ में आ रहा है। ये गिरधर बड़ा पार्ट है, ये सिंधु हो गया, थार मरुस्थल यहाँ पे हो गया। देश को समझने के लिए सबसे पहले मैप को समझना बहुत जरूरी होता है, अत्यंत आवश्यक है। ये हिमालय वाला पार्ट हो गया, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद गंगा का देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से। अच्छा एक बात हम कॉमन पूछना चाहते हैं, सभी लोग यहाँ पर सारे लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा बताइए, इधर से अगर मान लिया जाए गंगा आ रही है, इधर से घूमते हुए ब्रह्मपुत्रा आ रही है, और एक जाकर के दोनों सिरा मिलने के बाद एक रिवर बनती है, और इधर से एक नदी और आती है, ठीक है। सर बताना चाहेंगे कि मैं नाम लिख देता हूं पहले, जो आप लोग को एक बार देखते हैं। गंगा, ये हो गया ब्रह्मपुत्रा, और ये हो गया रिवर कौन सा? मुहाना से जिसको बोलते हैं। हाँ आगे देखता हूं मैं, बराक। मुहाना जिसको बोलते हैं, मिलता है मीट करते। बिल्कुल सर। अब बताना है आपको कि ये गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम क्या होता है। ब्रह्मपुत्रा गंगा में जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है उसका नाम क्या होता है। और इधर से एक रिवर और मिल जाती है इसके साथ में, ठीक है, बराक। और बराक के मिलने के सर बाद, गंगा पद्मा के नाम से। हाँ बिल्कुल, और बोलिए। और ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से। और ये दोनों रिवर जब बराक नदी आकर के तीनों जब एक ट्राई जंक्शन पे मिलती है, उसका नाम कुछ और हो जाता है। समीम साहब आप हैं ना क्लास में? वो नहीं है सर। अच्छा कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो चीज समझना है वो चीज समझने के लिए आप ये समझिए कि जो गंगा वाला पार्ट है ये गंगा हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा। पद्मा हो जाता है यहां से, ठीक है, इसका नाम पद्मा हो गया। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा वाला पार्ट जो है, यही ब्रह्मपुत्रा वाला जमुना हो जाता है, ठीक है। और ये जो बराक रिवर है, यही बराक रिवर आगे चल करके सुरमा हो जाता है। और ये पद्मा जमुना सुरमा, और ये जो पद्मा और जमुना मिलने के बाद जो यहां से रिवर बनती है, इसका नाम है क्या? इसका नाम है मेघना। क्या नाम है सर? मेघना। तो अब आपको याद हो गया होगा, पद्मा हो गया गंगा, ये हो गया जमुना, और ये हो गया मेघना, और यही हो गया सुरमा। और ये जो जगह बना इसी को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। अब बताइए आप लोग को यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए सर, दूसरी बात, जब पश्चिमी घाट के बारे में बात आता है तो पश्चिमी घाट का यहाँ देखे बारे में जो भयानक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी, ये तीनों का पाठ के बारे में बात आता है। जब देखेंगे क्वेश्चन में तो आपसे अधिकांश तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये जो तीनों क्वेश्चन है एक ही जगह से निकलता है। ये मैकाल पर्वत के जो है, खासकर जो अब आगे बढ़ करके देखेंगे तो चीजें और समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज है, कहाँ पर क्या चीज नहीं है, ठीक है। ये जो है सतपुड़ा श्रेणी के जो अगला भाग है अमरकंटक, मैकाल पर्वत बोलते, क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात, सतपुड़ा श्रेणी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यही सतपुड़ा श्रेणी का जो अगला भाग है, ये जगह है अमरकंटक जगह बोलते हैं, मैकाल पर्वत का पार्ट है, हम लिख देते अमरकंटक। अमरकंटक, इस जगह का नाम क्या है? मैकाल।
और ये जगह से 3 नदी निकलती है। क्या-क्या? एक सोन नदी हो गया इधर से, एक महानदी हो गया और ये एक नदी, इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा। पॉइंट टू बी क्लियर राहुल जी? यस सर। क्या-क्या बोला मैंने? सोन, नर्मदा और नदी और महानदी। 3 सोन नदी हो गया ऊपर, जो आपको गंगा में जाके मिल जाती है। एक हो गया नर्मदा, जो जानते हैं यहाँ पर खंभात की खाड़ी के पास जो है इसका मुहाना होता है। और एक महानदी हो गया जो यहाँ पर क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना होता है। पॉइंट टू बी क्लियर हो गया, अंडरस्टूड? अब हम चलते हैं आगे। ये गोदावरी हो गया, यस ये दक्कन का पठार हो गया, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा जाके मिल जाती है, पेन्नार, कावेरी लास्ट में, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में हम आपको ये भी बताएंगे तो किस प्रकार से पश्चिमी घाट का जो एरिया है, ये पश्चिमी घाट का ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक कैसे बनता है, यहाँ से यहाँ तक कैसे बनता है और यहाँ से यहाँ तक कैसे बनता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं एक भाग जो देख पा रहे हैं, हम इसको मिटा देते हैं और समझने में दिक्कत आसानी हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब ये पार्ट को क्या बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे और उसके बाद क्या बोलेंगे, कोई बताना चाहेंगे? हम नाम लिख देते हैं। सर इसका नाम है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। बताइए, याद है? बताइए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। ये हो गया ए जो पार्ट है आपका, कोरोमंडल तत्व होगा सर, कन्नड़ तत्व। चलिए मैं बता, राहुल जी याद है आपको? सर ये साइड उत्तरी पास होगा। नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये मुंबई से गोवा तक, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप लिखते हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिए, मुंबई से गोवा, इसका नाम है कोंकण। क्या नाम है? कोंकण। कोंकण। और ये आप गोवा से लेके मंगलुरु, इसका नाम यहाँ इस जगह हो गया मंगलुरु, लिख लीजिए एम, हम लिख देते हैं मंगलुरु। गोवा से मंगलुरु के बीच में जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्नड़। और ये जो मंगलुरु से तिरुवनंतपुरम के बीच का जो रास्ता है, जगह है, पार्ट है, मैदानी इलाका है, उसको बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं? जैसे माला वाटर। अब याद हो गया सर? आप लोग को याद भी करते चलना है सभी लोगों को कि क्लास के बाद क्या याद कीजिएगा। चलिए अब इधर आते हैं एफ का। एफ हो गया उत्कल। राकेश जी सुन, देख पा रहे हैं ना? उत्कल, उत्कल प्रेम टेस्ट देते रहिए, जिससे और अब ये सब प्रश्न आएगा तो सर का याद आएगा कि देखिए सर बताए हुए थे कोंकण कोंकण कहाँ पे है, कन्नड़ कहाँ पे है, मालाबार कहाँ पे। ये मैप से स्टडी नहीं करवाता है लोग, किताब पढ़ने से ज्यादा अच्छा है मैप से पढ़िए, ठीक है। इसको बोलते हैं, जब इसको बोलते हैं उत्तरी सिरकास। क्या बोलते हैं? उत्तरी सिरकास। ठीक है सर। और जब ये लास्ट वाला जो पार्ट आएगा, ये खास करके आप देखेंगे तमिलनाडु वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? मैं समझ पा रहा हूं सभी लोग से, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ। अभी पूछेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं सर। एक बार कोई चांदनी जी बोलिए तो मैंने क्या क्या लिखा है अभी, ए से लेकर एफ तक। सर वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से नेट इससे थोड़ा सा। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा था कि ए जो पार्ट लिखा हुआ है आपके सामने में डिस्प्ले पे, डिस्प्ले दिख रहा है ना? ये हो गया कोंकण। बी को बोलते हैं कन्नड़, सी को बोलते हैं मालाबार, डी को बोलते हैं कोरोमंडल, ई को बोलते हैं उत्तरी सिरकास और एफ को बोलते हैं उत्कल प्लेन। ठीक है, बस हो गया, यही तो चीज है, मैंने ज्यादा कुछ बोला कहाँ। अब आते हैं, चलिए सर, ये तो बात अब समझ में आ गया कि किस तरीके से हम मतलब मैप को यूज करते हैं इतिहास के विषयों में भी, और ज्योग्राफी में तो करते ही करते हैं। अब आपके सामने लगता होगा कि सर क्या हम
इतिहास में कुछ और सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं जो खास करके प्राचीन इतिहास, क्या नाम है, प्राचीन इतिहास में जो सिंधु सभ्यता था, क्या नाम था, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। या जिसको हड़प्पा कालीन भी बोलते हैं, हड़प्पा कालीन। अब देखिए ये इस नाम को कौन कौन इससे पहले देखा सुना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों की नहीं दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है। क्या नाम है, बुर्ज होम क्या है, ये जम्मू कश्मीर में कहाँ पे है, आप लोग लोकेशन देख रहे हैं, ये लोकेशन से आप लोग को समझने में मुझे नहीं लगता दुनिया की कभी दिक्कत होना चाहिए। ये बुर्ज होम हो गया, बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट में है, आप लोग को सिर्फ लोकेशन याद रखिए, बहुत कुछ तो काम वैसे ही आसान हो जाएगा। ये जगह कौन है, मेहरगढ़। सर कोई बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चल पाएगा कि आप लोग सुन पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। यस सर, सुन रहे हैं। और अगर किन्हीं को लगता है तो अपना भाई, सबसे पहले मैं बता दिया हूँ सभी को कि अपना कॉपी और कलम साथ में रखो और मैप बनाते हुए चलो, बाद में समय नहीं मिलता किसी को, ठीक है। ये बुर्ज होम हो गया, ये मेहरगढ़ है, कभी भी दिमाग में आएगा तो मेहरगढ़ याद रहेगा कि सर भारत में तो नहीं है, पाकिस्तान वाला पार्ट में पड़ता है, ये पाक में है। यस सर, पाकिस्तान। अच्छा ये जगह देखिए, ये जगह क्या है, चिरांद, इस जगह का क्या नाम है, चिरान चिरांद। अब अच्छा चिरांद। जब ये चिरांद का नाम आप लोग सुने तो आपके दिमाग में एक बात ध्यान आ जाना चाहिए, लोकेशन कहाँ पड़ेगा, बिहार के क्षेत्र। चिरांद और चेचर, चेचर वैशाली में है, चिरांद कहाँ पे है, चिरांद पश्चिम चिरांद सर भागलपुर में है सर। सारण में है, ठीक है। सारण में। तो देखिए, तो मैंने अभी क्या बोला आपको कि ये जो है, अब हम याद करवाने, हम चाहते नहीं है कि आप लोग को ना इतिहास में सिर्फ कंटेंट पढ़ करके दिमाग में रखें, आप लोग दिमाग में ये रखें कि नहीं मुझे लंबे समय तक कैसे याद रहेगा। ये अब बिहार का पार्ट है, ये क्या है, नेपाल है ना, तो ये बिहार हो गया आपका, BH हम लिख देते हैं, ये गंगा नदी। अब देखिए, अब जब देखेंगे ये कोलकाता वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, भीमबेटका, ये भीमबेटका कहाँ पे है, MP वाला पार्ट में है। ये महागढ़, कोल्डीवा, सबसे पहले जो आपको पता होगा कि कोल्डीवा में ही चावल का जो है, चावल का साक्ष्य मिला था, ठीक है, चावल का साक्ष्य यही मिला था, तो चावल कोल्डीवा यूपी में है। सर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या सच में इतिहास को सिर्फ पढ़ना चाहिए या इतिहास को मैप के माध्यम से भी पढ़ के समझा जा सकता है। राहुल जी कैसा पढ़ाई तरीका क्या है, मैप के माध्यम से सर इजी रहता है समझने में, लग रहा है क्रिस्टल क्लियर की चीजें कहाँ कहाँ क्या चीज है, याद रहता है। बिल्कुल। अब देखिए, एक नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। अच्छा दूसरी बात, नर्मदा और ताप्ती को देखेंगे तो ये इधर की ओर जाती है, मतलब मुझे याद है इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी को ये नहीं पता होता है कि रिवर का मुहाना किस दिशा में कौन चीज है। अब मैप देखेंगे तो मैं ऐसे ही बता दूंगा कि नर्मदा रिवर की जो खंभात की खाड़ी आप देख पा रहे हैं, नर्मदा और ताप्ती इधर की ओर जाती है, ठीक है। ये इनाम गांव कहाँ पे है बताइए गायत्री जी। अब लोकेशन देखिए ना भाई साहब, मैप में देखिए ना यार, कहाँ ये मैप, क्या आपको क्या दिख रहा है, कहाँ पे होना चाहिए मैप, ये इनाम गांव कहाँ पे होना चाहिए, MH में है, MH मतलब महाराष्ट्र में है भाई, देखो कम से कम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आते हैं, कुर्लुन की गुफा कहाँ होना चाहिए, कुर्लुन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई साहब, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कुर्लुन का, AP में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये ब्रह्मगिरी हो गया, ठीक है, ये तो कर्नाटक में। अब देखिए चीजें को समझना पड़ेगा, एक एक चीज समझनी। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन अगर मान लिया जाए यूपीएससी में पूछ देगा, और सबसे बड़ी बात ये सर मैं आप लोग को सभी के संज्ञान में देता हूं, ये NCERT है बुक, आप
जब देखेंगे बीपीएससी के क्वेश्चंस को या यूपीएससी के क्वेश्चंस को, तो एनसीईआरटी से ज्योग्राफी ज्यादा पूछती है। ठीक है ना? तो अगर मान लिया जाए किसी साल, ये महापाषाणिक स्थल है, इसको क्या बोलते हैं? महापाषाणिक पुरास्थल बोलते हैं। ठीक है, एक एक चीज दिखाया गया है कि आप लोग को समझने में। और ये कुर्लुन जगह जो है ये पूरा पाषाण काल का है। कहाँ का है? पूरा पाषाण काल का है। ठीक है सर? पूरा पाषाण। और ये जो आप कोलकाता देख रहे हैं या मुंबई देख पा रहे हैं, ये मुंबई जो है, ये कोलकाता मुंबई सब ये आधुनिक नगर है। क्या है? आधुनिक नगर हो गया। और ये जो देख पा रहे हैं, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछा, जो बीपीएससी का एग्जाम आप लोग देते होंगे बाय द वे, तो एक जगह आप लोग को बराबर, ये मैं जो आपको अभी बोला हूँ चिरांद के बारे में, ये चिरांद कौन जगह है? चिरांद जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। कौन है? नवपाषाण है। क्या कभी सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा लंबे समय तक? नवपाषाण कालीन है, तो चीजें आपका दिमाग में रहेगा। तो यही चीजें हैं समझने के लिए कि मुझे कैसे काम करना है। अब बात आता है कि क्या हमको तैयारी करने के लिए और कुछ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कुछ का जरूरत पड़ता है। अब हम दिखाते हैं आपको कि एक बार आप लोग जो है जब पढ़ेंगे तो चलिए खैर हम इन चीजों को और बता रहे हैं। जब ज्योग्राफी आप देखें, जो ज्योग्राफी देखें, तो ज्योग्राफी का खास तौर पे ये वो ज्योग्राफी है जो भारत का देखिए सर, देख पा रहे हैं? भारत भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ना कैसे चाहिए? ठीक है, इसको पढ़ना कैसे चाहिए? तो जब ये चीजें आपके दिमाग में आएगा, तब आपको लगेगा कि मुझे पढ़ने के लिए विस्तृत रूप से किस चीज की जरूरत है। तो मैं आपको दिखाता हूं। अभी तो ज्योग्राफी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ना पढ़ना, कि नहीं किया है? नहीं किया हूँ सर अभी। अच्छा, आप नहीं किया, अभी आप नहीं किया, कोई बात नहीं। बाकी सब्जेक्ट तो जो स्टैटिक पोर्शन है उसको पहले की देखिए। नियम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एक चीज। यूपीएससी या बीपीएससी प्रीलिम्स का, यूपीएससी या बीपीएससी में सबसे नियम क्या होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए दृष्टिकोण से, पीटी के दृष्टिकोण से? पढ़ने का तरीका बेसिक है। सबसे पहले स्टैटिक जो पार्ट है, सबसे पहले जो स्टैटिक पार्ट है, वो स्टैटिक पार्ट को आप लोग को तैयार करना। सुधा जी वेलकम है। आज आपके लिए मैंने क्लास सोचा कि अरेंज करवा दूं, सब सारे बच्चे क्लास कर ही रहे थे, कुछ बच्चे क्लास देखिए, समय निकालिए। ठीक है, चलिए हम अभी चल रहे हैं। हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में कि आज क्या क्लास चल रही है। बेसिक तौर पे कोई भी डाउट हो तो आप प्रश्न पूछ सकती हैं। ठीक है, अभी हम लोग अभी जस्ट मैप के माध्यम से एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर को देख रहे थे हिस्ट्री के लिए। अभी जो है मेन चल रहा है ज्योग्राफी के लिए, जो खास तौर पे क्या रणनीति बनानी चाहिए खासकर एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो खैर चलिए अब पॉइंट पे चलते हैं। तो जब आप लोग बीपीएससी का या बीपीएससी या यूपीएससी के लिए जब दिमाग में आप पॉइंट बनाते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक पार्ट जो है, स्टैटिक पार्ट किसी भी सूरत में आपका 100% क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। अभी अभी हाल ही में एक मेरे विद्यार्थी अभी जस्ट जो है राहुल जी टेस्ट दिए। इन्होंने कहा सर मेरा कई सारे क्वेश्चंस में स्टैटिक क्लियर नहीं था, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि स्टैटिक पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात आता है कि जब स्टैटिक पार्ट क्लियर होता है तो उसको आप लंबे समय तक कैसे कैप्चर करेंगे, उसके लिए रिवीजन पार्ट आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, वो भी 100%। जितनी बार आप कर सकते हैं पता नहीं है कि कितना बार। मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर आपको 100 बार पढ़ करके या किसी को एक बार पढ़ करके अगर उसका सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, प्रश्न बन रहे हैं, तो बना डालो। तीसरा आता है जब स्टैटिक क्लियर आपका हो जाए, कैसे करना है सर? कैसे पता चलेगा कि सर हम प्रॉपर तैयार हैं? टेस्टिंग ऑफ PYQ एंड मार्केट, जो बड़े बड़े संस्थान का टेस्ट है, उस टेस्ट से आप चेक कर लीजिए। सबसे बेहतर है PYQ का
देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पी बाई क्यू के माध्यम से हम समझ में आ रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं मुझे। नेक्स्ट आता है करंट। क्या आता है? यस सर। करंट आता है। करंट कैसे करेंगे सर? मिनिमम राइट सर। 1 ईयर का, मिनिमम 1 ईयर का। यस जब 1 ईयर का। मिनिमम 1 ईयर का आप जब करके चलेंगे तो आपके दिमाग में लगेगा कि नहीं, चीजें मेरे पास आ रहे हैं, मेरे अपने कंटेंट बन रहे हैं, ठीक है, मेरे पास अपने कंटेंट बन रहे हैं। मैं जैसे अगर मान लिया जब मुझसे पूछा जाता है तो मेरे माइंड में ऑल टाइम रहता है चीजों को लेकर, खास करके करंट को लेकर के, कि करंट क्या होना चाहिए। तो मैं बार बार कहता हूं कि करंट कैसे पढ़ो। तो करंट पढ़ने का भी तरीका होता है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं। खैर हम अभी वो चीज लोडिंग हो रहा है, मैं आपको बताते चलता हूँ आगे। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा चीज आता है कि सर हमको क्या क्या चीज इसमें महत्वपूर्ण बनना चाहिए, और वो किसी भी सूरत में मुझसे क्लासेज में वो चीजें क्लियर होते चलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, चीजें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ने का आपका पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। गायत्री जी बताइए, आप ज्योग्राफी आपने तो इससे पहले इंटरव्यू भी दिया हुआ है, बताइए कि ज्योग्राफी अगर मान लिया जाए कि विद्यार्थी लोग सुनेगा, विद्यार्थी आपसे कुछ सीख भी सकता है। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बीपीएससी भी आपने दी है और यूपीएससी भी दी है, बताइए क्या, 2 मिनट में बताइए कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहले तो ये जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसका पीवाईक्यू देख लेना चाहिए, और उसके बेस्ड सर एनसीईआरटी की बुक, अगर किसी बच्चे का बेस अगर वीक है, कमजोर है, तो 6 से शुरुआत करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का अच्छा है, स्टूडेंट का थोड़ा बहुत समझ है सर, तो उनको कम से कम मिनिमम 9, 10, 11, 12 कम से कम पढ़नी चाहिए। और उसमें भी सभी टॉपिक नहीं, मतलब जो सेलेक्टिव टॉपिक होता है, जैसे यूपीएससी में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक होता है, जैसे फिजिकल जो टॉपिक, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसको कर ले बच्चा, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम में काम आएगा सर। अगर आपसे मतलब जैसे कोई हुआ है तो उनको तो इम्पोर्टेंट चैप्टर तो पता हो ही जाएगा कि आप उसी एंगल से पढ़ाते हैं, तो कम टाइम में भी अच्छा अप्रोच किया जा सकता है एग्जाम हॉल में। क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए सर बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब एक 24 घंटा में कोई 16 घंटा पढ़ रहा है या 10 घंटा पढ़ रहा है। अगर कोई सही वे में काम करे, सही आदमी के साथ जुड़ के, तो कम टाइम में भी किया जा सकता है। चलिए, तो बहुत अच्छा। तो यहाँ से जो इनके एक स्टूडेंट के विचार से के मन के जो विचार था, वहां से 2-3 बातें निकल के आया, मैंने जो लिख दिया, पी वाई क्यू, एनसीईआरटी, कॉन्सेप्ट, फैक्ट एंड फिगर। तो ये चीज़ें, और मैं कुछ ऐड कर देता हूँ इसमें, जो मैंने जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मैं कहता हूँ, ये सारे चीज़ों को जांचने के लिए तो पी वाई क्यू सबसे महत्वपूर्ण है ही, साथ में टेस्ट सीरीज पर अपने आप को फोकस करना। वो कैसे करना चाहिए? तो टेस्ट में मान लिया जाए आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके जो गलतियां हुई, जैसे मान लिया जाए, जहां आप जानते हैं कि यूपीएससी में निगेटिव मार्किंग है और बीपीएससी में भी निगेटिव मार्किंग बराबर है, जो कि यूपीएससी बीपीएससी अब कुछ खास रहा ही नहीं, मैं मानता हूँ सारे तीन दोनों एग्जाम एक ही है। तो सबसे पहले टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद अपना 3-4 लेवल पे चेक कीजिए, ट्रू कितना हुआ, रॉन्ग कितना हुआ, टोटल नेट मार्क्स कितना आया, और क्या गलत मिस्टेक्स हुए, ठीक है, क्या मिस्टेक्स हुए।
तब जाकर के आप अपने आप को समझ पाते हैं कि किस तरीके से मेरा होना चाहिए। यही चीज़ों को समझने के लिए मैं बार-बार कहता हूँ कि काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए मेरे पास अभी सितंबर 2023 का पेपर जो करंट क्वेश्चन है, ठीक है? राहुल जी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या नाम है, चांदनी जी, गायत्री जी सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो सितंबर 2023 का पेपर ये है मेरे पास। कितने पेज का है? 160 पेज का है। टोटल पेज कितना है? 160। 1 महीना 1 मंथ का है ना? 1 मंथ का है। सॉरी सर, सर आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है सर कि आप थोड़ा सा विजन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर होता है वो थोड़ा सा आप करा देते तो। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या सभी राहुल जी सही है ना? यस सर। बिल्कुल। चलो मैं दिखाता हूँ कि इसको कम समय में कैसे करना चाहिए। कम समय में कैसे अपने आप को यूटिलाइज करोगे वो देखो। मैं इसको क्या करूंगा, जैसे आपके पास आया तो अब देखो इस पॉइंट्स को देखना है। सारे लोग इस पॉइंट्स को देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपसे प्रश्न बनेंगे। विषय सूची दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है? राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड आपको चीजें है। अभी रिसेंटली सितंबर का न्यूज है, अभी दिसंबर चल रहा है, नहीं कि अभी मैं आपको सितंबर का ऐसे ही निकाल के दिखाया। तो राज्य व्यवस्था और शासन से रिलेटेड है तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा था ना, तो मैं चाहता हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड आप लोग को बताऊं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये इकोनॉमी हो गया, ये आईआर का पेपर हो गया। क्या G20 देखना है क्या आप लोग को? G20 से क्वेश्चन आने वाला है, 2023 में भी क्वेश्चन आया था और 2000 इसमें भी आया। चलो मैं दिखा, चलो मैं यही दिखाता हूँ, ठीक है, यही मैं दिखाता हूँ। चलो अब एक चीज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर से आपको पता है कि इस बार हर बार जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन आते हैं और इस बार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए सभी के लिए होने वाला है प्रीलिम्स प्लस मेंस में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए। जो भी लोग 2024 का अटेम्प्ट लेने वाले हैं या 25 का अटेम्प्ट लेने वाले हैं यूपीएससी में या आगामी बीपीएससी के भी एग्जाम देने वाले हैं, अगर किन्हीं लोग कोई लोग 17वीं का एग्जाम देगा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मैं बता दूं कि 2023 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बने थे, जिन्होंने देखा है, नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और 2000 जो 69th का एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, यहाँ भी बीपीएससी G20 से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। अब देखो समझना कैसे है चीजों को, आप कैसे लंबे समय तक इसको यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक है। अब कहता है क्या, भारत और G20 अगर मुझे पढ़ना रहेगा तो मैं एक ही बात चलूंगा कि भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। याद रखिएगा सर, जो यूनिक पॉइंट है उसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि पहली बार। दूसरी बात क्या रखना है, नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? क्या थीम था? वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, यानी वन अर्थ
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न। उसके बाद जो बीपीएससी में यूपीएससी में क्वेश्चन बना था वो यहां से बताते हैं। पहले आपको क्या करना है, जो सबसे वीवीआई आपके लिए ये है, G20 के बारे में बेसिक जानकारी याद रखिए। अच्छा, कोई बताएगा कि G20 में जो है इस बार एक नए सदस्य का शामिल किया गया है, नए सदस्य को, उसका नाम क्या है? सुधा जी, सुधा जी आप बता सकती हैं क्या कि इस बार G20 में एक नए सदस्य देश राष्ट्र में शामिल हुआ है? चलिए कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश हैं? 54 देश है। कितने हैं? 54 देश है अफ्रीकन यूनियन। तो आपको जब जब पढ़ेंगे आप तो क्या करेंगे कि अफ्रीकन यूनियन का जो अभी प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, उस प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, ठीक है? उस प्रेसिडेंट का नाम। तो बेसिक जानकारी के तौर पे आपको यह याद रखना है G20 के बारे में, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला मंच है, ठीक है, जो नियमित रूप से अपने प्रत्येक साल क्या करते हैं। अच्छा, 2024 में बैठक कहाँ होने वाली है? 2024 में बैठक कहाँ होने वाली है? एनी आइडिया? इससे समझ में आ रहा है बच्चे लोग, इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आप लोग की करंट बहुत वीक है। इसलिए वो ये क्या कहते हैं IAS का सर आप थोड़ा सा बता देते। इसलिए समझ में आ रहा है, बहुत कमजोर है आप लोग का। ये है ब्राजील में होने वाला है, ठीक है? ब्राजील में होने वाला है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है कि G20 की उत्पत्ति के बारे में देख लेना कि इसका गठन 1900 कब हुआ था? 99 में हुआ था। एशियाई वित्तीय संकट के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक स्तर पर आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना। वांट टू बी क्लियर एवरीवन? क्या मैंने बोला? दो व्यक्ति के बारे में नाम बोला, एक वित्त मंत्री बोले और केंद्रीय बैंक के गवर्नर। नाम याद रहेगा सभी को? एक वित्त मंत्री और एक केंद्रीय बैंक के गवर्नर। अब आता है क्या G20 के उद्देश्य क्या है? सभी प्रमुख जो इंपोर्टेंट है वो उसको ध्यान में रखिए, जो प्रमुख, ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक व्यवस्था और गवर्नेंस को आकार देने और मजबूत करने का महत्वपूर्ण भूमिका है। एक बार एक प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन करंट पूछे जाते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन। अगर मान लिया जाए 100, अगर 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन अगर आपसे 100 में पूछा जा रहा है, बताइए कि कैसे काम करेंगे आप? करंट को आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। कार्य क्या है इसका सर? G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता क्रमिक रूप से बदली जाती है, पहली बात। उसके बाद अच्छा, सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को जानना चाहिए, ट्रॉयका क्या होता है? ट्रॉयका कोई बताएगा? सुधा, सुधा आपकी आवाज नहीं आ रही है, सुधा आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए फिर से। जो आगामी और जो वर्तमान और जो आने वाला, मतलब पीछे में जो वक्त, मतलब जो यहाँ पे G20 सम्मेलन होने वाला हो, उसी को ट्राइका बोला जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही चीज आपको ध्यान में रखना। ट्रॉयका में जो है भूतपूर्व, वर्तमान और आगामी, तीन चीज याद रखिए ना। तो इससे पहले आपको पता है कि इंडोनेशिया में हुआ था, अभी 2023 में कहाँ हुआ? भारत में हुआ, 24 में कहाँ होने वाला? ब्राजील में होने वाला। बस तो ट्रॉयका यही याद, ये ट्रॉयका है, ट्रायंगल को ही ट्रॉयका बोलते हैं। ये हो गया भूतपूर्व यानी पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर। बस चीजें याद हो गया। हाँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अरे भाई वाह, देखो कितना अच्छा टेक्निक दे दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी को याद होगा। बहुत सुंदर। G20 में दो समानांतर ट्रैक शामिल होते हैं, फाइनेंस ट्रैक होते हैं और एक शेरपा ट्रैक होते हैं। अच्छा बताइए, इस बार के शेरपा कौन थे G20 के 2023 वाले में? अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत है। कोई बात नहीं बाबू, देखो जब प्रश्न का जवाब नहीं आया ना किसी को, तो पहली बात घबराना मत।
सर के सामने जिस प्रकार मंदिर लोग जाता है तो पूरे झुक के जाता है, उसी प्रकार सर के सामने एकदम से विनम्र भाव में रहना है। सर हमको नहीं आता, समझा दीजिए, बता दीजिए, पढ़ा दीजिए। चाहे वो स्टैटिक सब्जेक्ट हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो मैथ बेस्ड हो, कोई भी चीज हो, एकदम से बिंदास रहना है। चाहे वो मेंस का सब्जेक्ट हो, पता है इसका कोई अस्थाई सचिवालय या स्टाफ नहीं है सर। सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी, ठीक है? कोई फिक्स नहीं है सेक्रेटरी। नहीं है, इसका अस्थाई सचिवालय का स्टाफ नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि आप यहां देखिए, क्या ये किसी कोई एक व्यक्ति बताएगा जो सभी को इसको देश पूरा याद हो? चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार बताता हूं। आप लोग अपना अपना मैप चालू कर लीजिए, ठीक है? मैप ऑन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को मैप से। अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, भारत, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इटली, सऊदी अरब, जापान। इतने देश हैं आपके साथ, ठीक है? अभी जो नया में सबसे लेटेस्ट कौन है? ये अफ्रीकी संघ है, सबसे लेटेस्ट, 2023 में शामिल हुआ है, ठीक है? चलो ये भी आप क्लियर समझ। कुल मिलाकर के 21, इस तरीके से 21 हो गया। अब बात आता है सर प्रतिनिधि में, तो प्रतिनिधित्व कितना है? ये बीपीएससी में क्वेश्चन यही था। उनको देखा है बीपीएससी का क्वेश्चन इस बार का? यही क्वेश्चन था। 85% वैश्विक जीडीपी, 75% वैश्विक व्यापार और 2/3 विश्व की आबादी है। G20 की उपलब्धि के बारे में अगर देखना चाहें तो आप जानते हैं कि जो वैश्विक वित्तीय संकट हुआ था, ये यूरोजोन संकट 2010 में हुआ था और वैश्विक वित्तीय संकट 8-9 में हुआ था। 10 ट्रिलियन की अमेरिकी डॉलर का पैकेज है और इस तरीके से काम किया गया। G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख आउटकम्स क्या है? यहां से तो सर मेंस की तैयारी करने वाले सभी लोग ध्यान रखना, जो लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे हो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि आउटकम्स क्या आया G20 का भारत के द्वारा, क्योंकि भारत में हुआ है तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस शिखर सम्मेलन में देशों ने सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र अपनाया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक नई चीज मोदी जी के द्वारा ये किया गया है, ये याद है ना? ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, क्या नाम है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है? जीबीए नाम है इसका। जब और क्या काम है? जैव ईंधन। एक बात और देखोगे राहुल, कि मैं देखा हूं क्या गौर करके कि खास करके जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, यूपीएससी ने भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। बायोफिल्म से क्वेश्चन हो, बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन हो, बायो बायो यानी बायो लगा करके इतने क्वेश्चन भर भर के। क्या? साइंस टेक्नोलॉजी को ज्यादा ये किया हुआ। हाँ ज्यादा किया, तो इसीलिए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस से क्वेश्चन बनेगा 100%। लिख लो इस बार का गेस क्वेश्चन, इस बार का गेस क्वेश्चन प्रीलिम्स में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। नेक्स्ट आता है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक जो गलियारा है आईएमईसी बनाने के लिए एक समझौता पर ज्ञापन किया गया। जैसे प्रकार ये क्या है बता देते हैं हम आपको, समझ में आ जाएगा। जैसे चाइना के द्वारा जो है आप जानते हैं कि सीपेक लाया गया था और वन बेल्ट वन रोड लाया गया था, ओबोर जिसको कहते हैं, और सीपेक, दो नाम है, ओबोर है, वन बेल्ट एंड वन रोड है, और सीपेक है। ये जिस प्रकार से काम करता है उसी प्रकार भारत ने भी क्या किया, भारत नॉर्थ और दक्षिण नॉर्थ और साउथ को जोड़ने के लिए जो है एक गलियारा लाया है, आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर लाया है। नेक्स्ट अफ्रीकी संघ को G20 में अस्थायी सदस्य दिया गया। नेक्स्ट आता है कि अब एक बात आता है कि पर्यावरण और जलवायु संबंधी सर्वेक्षण के लिए G20 सैटेलाइट मिशन का आरंभ किया गया है। ये आपके लिए पीटी हो गया। इसका उद्देश्य देख लो, ग्लोबल साउथ के देशों को मदद करना। तो ग्लोबल साउथ में कौन कौन आएगा बताओ? ग्लोबल साउथ में दक्षिण खासकर लैटिट्यूड में अवस्थित जितने भी देश हैं वो उसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है? कुछ चीजें इस तरीके से। नेक्स्ट आता है क्रिप्टो परिसंपत्तियों, जो अच्छा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है पता है किसी को? ये एक प्रकार का डिजिटल करेंसी होता है, तो क्या कहते हैं, बताइए। डिजिटल करेंसी है, क्या है? डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, बिल्कुल डिजिटल करेंसी है, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है।
तो भारत में अभी भी इसकी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन हाँ, भारत में इस चीज़ की मान्यता मिल गई है कि भारत जो है अपना सेंट्रल बैंक जो है, खासकर केंद्रीय बैंक, क्या नाम है, भारतीय रिजर्व बैंक ना, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है अपना इंडियन सेंट्रल करेंसी, डिजिटल करेंसी लॉन्च किया हुआ है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उत्तरदायी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आता है ये, इसका याद रखिएगा, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपॉजिटरी यानी GDPIR पर G20 फ्रेमवर्क बनाने की सहमति बनी है। अब इसके बारे में सारे लोग, जो भी लोग देख रहे हो अभी क्लास, सारे लोग क्या करना, जितने भी मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं, सारे लोग क्या करना कि इन चीजों को देख लेना क्लास में कि किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं और मैं क्या क्या करवा रहा हूं। और सभी लोग गूगल में करके विकिपीडिया चेक कर लेना कि हाँ सर, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलो यस सर। अब बात आता है कि G20 का महत्व क्या है सर। तो G20 का महत्व आप देख रहे हैं, वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर समर्थन, ये तमाम बातें जो है आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसे 25x25 लक्ष्य का क्या नाम है बताइए कोई। ये 25x25 लक्ष्य जो है, इसके बारे में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ G20 नेताओं ने 2025 तक जो है श्रम बल भागीदारी, LFPR इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बोलते हैं, उसमें जो है 2012 की तुलना में 25% तक कम करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है। यानी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, लेबर की जगह कौन आएगा, मशीन आएगा। बात समझ में आ रही है ना। यस सर। जहां लेबर काम करता था वहां पर मशीन काम करेगा। अभी जैसे देखो सिल्कियारा टनल है, कहाँ पे सिल्कियारा टनल है, उत्तराखंड से उत्तरकाशी में। सिल्कियारा टनल। तो सिल्कियारा टनल जो है उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी, यहां से बनेगा क्वेश्चन, पक्का बनेगा। उत्तरकाशी यूके, उत्तराखंड में। ठीक है, बनेगा क्वेश्चन। अच्छा बताइए, कोई बता सकता है मुझे सिल्कियारा टनल जो है किस योजना का भाग है। भाई कोई तो बताओ यार, इतना सभी लोग क्लास में हो। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसी को जोड़ने के लिए सर वो टनल बना रहा है, मतलब यात्रा सुगम हो और ठीक है, और ये देखो, ये चारधाम यात्रा का पार्ट है। क्या है ये, चारधाम यात्रा का पार्ट है। इसको बोलते हैं चारधाम यात्रा, चारधाम यात्रा परियोजना। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना है। वही जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, क्या क्या नाम और मैंने बोला, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। चलो तो जोड़ने का बात बिल्कुल, तो यही चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता का महत्व क्या क्या है। आप जानते हैं कि भारत के ही सहयोग से, भारत की ही पहल थी कि अफ्रीकी देश G20 में शामिल किया गया। तो आपका काम है आज अफ्रीकी संघ का पूरी विकिपीडिया खंगाल देना, पूरी मतलब खानदान चेक कर लेना है सबको। समझ गया ना राहुल, यस सर। यस सर। पूरी खानदान चेक कर लेना कि इसका बेटा का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, सो कि जहां से भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ भारत की G20 से संबंधित प्राथमिकताएं क्या थी। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, लाइफ क्या है, मोदी जी का सबसे जो है ना फेवरेट है लाइफ। हरित विकास, जलवायु, वित्त और पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ। ठीक है, लाइफ, जलवायु वित्त है सर। हाँ, लाइफ और इन्वायरमेंट के बारे में। नेक्स्ट आता है त्वरित, लचीला और समावेशी विकास, SDG पर प्रगति में तेजी लाना। SDG ऐसा क्वेश्चन है, यूपी PCS में 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, अच्छा टॉपिक है। SDG सदी के लिए बहुपक्षीय संस्था है। नेक्स्ट आता है तकनीकी रूपांतरण और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब बात यही आती है कि आपको इस तरीके से कैसे यूज करना है। चुनौती उतना खास मत देखना, ठीक है, आगे की राह भी कुछ खास नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये आपके लिए है PT के दृष्टिकोण से। और मेंस, राकेश जी और क्या नाम है, चांदनी जी, मेंस के लिए भी आपका काम है ये टॉपिक तैयार करके नोट्स बना करके मुझे सेंड करना और नोट्स को चेक करवाना। जो प्रीलिम्स वाले में है प्रीलिम्स वाले काम करो, मेंस वाले हैं मेंस वाले काम करो, इसका नोट्स बना कर। ये नई दिल्ली घोषणा पत्र जो है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से इस बार मेंस में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है,
अच्छा सर, यहाँ से नोट यहाँ से आप क्या करो, नोट्स बनाओ, नोट्स बना करके मुझे सेंड करो, तब जाके समझ में आएगा ना। मैं भी भेजूंगा, किसी ऑफिसर को भेजूंगा कि आपका आंसर चेक करेगा कि देखिए कैसा आंसर लिखा है, मार्क्स दिया जाएगा आपका। थीम क्या है? सतत विकास लक्ष्यों पर तेजी तेजी से प्रगति लाना। D4D, D4D क्या होता है? हाँ, डेवलपमेंट फॉर डेटा, डेवलपमेंट फॉर डेटा, बहुत सुंदर, डेवलपमेंट फॉर डेटा, डेवलपमेंट फॉर डेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डेटा। मोदी जी एक बार बोले थे कि वही देश अमीर रहेगा जिसके पास डेटा है। क्या है? डेटा सर। जिसके पास डेटा है। आज के डेट में देखो ना, वही तो हो रहा है ना। बाकी ये चीजें है, मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। जितने भी ट्विन पिलर का काम है, चीजों हरित विकास से रिलेटेड 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का प्रयास करना है, ठीक है। उसके बाद देखो 4 प्लैनेट पीपल एंड पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यूक्रेन के मुद्दे पर विवाद चल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है, गाफा क्रॉसिंग कहाँ पे है? गाफा क्रॉसिंग, गाफा क्रॉसिंग, सारे बाबू प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। गाफा क्रॉसिंग, यस सर, ये बॉर्डर सर आया हुआ है। यूक्रेन में है सर? नहीं बाबू, यूक्रेन में नहीं है। इसका मतलब तो है दिसंबर चल रहा है, आप लोग की तैयारी ठीक नहीं चल रही है इसका मतलब। और जितना आप लेट करेंगे, ऑलरेडी आप लेट हो जाएंगे। सुधा जी, आपको सुधा जी पता है आपको, आप कुछ तो बोलिए तो सही सुधा जी। लगता है उनको हेजिटेशन हो रही है। चलिए, तो क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्लास में यहाँ ये क्लास तो है नहीं कि भगवान जी का क्या नाम है, मंत्र जाप हो रहा है और वो मंत्र हम सुन रहे हैं। हेलो सर, हम हाँ, बोलिए सुधा। अरे बाबू गुड इवनिंग, इतना देर में बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? सर इधर नहीं, बगल में शादी है ना, तो अच्छा अच्छा ये डीजे बज रहा था, अच्छा इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो लगना चाहिए कि क्लास में प्रेजेंट है, थोड़ा सा लगना चाहिए क्लास में प्रेजेंट। मुझे भी इतना फ्रेश आवाज नहीं आ रही थी, अभी बंद हुआ है तब ऑन किए हैं। आज के डेट में बाबू तो कान में लगा के क्या रखता है, कान में लोग लगाता है, हेडफोन लगा के, ईयरबड लगा के रखता है। हेडफोन। कोई नहीं, क्लास चलिए ठीक है, हम और जो है चीजें पर बात करेंगे, ठीक है। और भी सब्जेक्ट है मेरे पास। हाँ बोलिए, और कुछ बोलना चाहते बोलिए आप लोग। कंपनी रिक्वेस्ट रहेगी कि सर करंट जो है ना यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स से मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सर थोड़ा सा आप क्लास ले लेते पर डे, तो पर डे नहीं मतलब जो आपके मतलब अनुसार सर उसको मतलब करवा देते। ठीक है बाबू, हेल्पफुल हो जाता सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन चीजों को तैयार करूंगा। हाँ सर, करंट अफेयर के साथ साथ आप थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी मतलब कर देते, अंडरलाइन कर देते, तो इससे हेल्पफुल हो जाता है सर पढ़ने का, मतलब हम लोग को ठीक है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हम करेंगे उस कम पर, टाइम में हो जाता है सर। हम करेंगे उस पर भी काम करेंगे, जिससे कि आप देखिए, मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग का पढ़ाई जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर कराया जाए, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल मुझे रिजल्ट चाहिए ना, तो रिजल्ट के लिए तो होना भी चाहिए, वही चीज होना भी पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट के लिए तो चीजें होना भी चाहिए साथ में। बाकी और बताइए राहुल, चीजें कंप्लीटली कैसा लग रहा है, ठीक है ना? राकेश, आप काम नहीं करते हो बाबू, देखो कभी कभार टीचर डांटते हैं, चांदनी भी काम नहीं करती, चांदनी एक भी टेस्ट नहीं दिया अभी तक। टेस्ट दिया करो, प्रीलिम्स का जिसका टेस्ट है प्रीलिम्स का टेस्ट दो, और जिसका मेंस का टेस्ट है मेंस का अपना एक टाइम शेड्यूल। आज के तो बहुत अच्छा मैं बता रहा हूँ, राकेश जो है मुझे सेंड किया है, राहुल राहुल जो है सेंड किया है मुझे प्रॉपर की एक। मैं भी एक टेस्ट किया हूँ। हाँ तो बाबू टेस्ट किए हो तो मुझे सेंड करो ना। सर मुझे तो सर उसमें तो समझ में नहीं आ रहा था। अरे कोई बात नहीं, समझ में सब आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है, गलती तो करो, 10 सही होगा 100 में।
गलती करने से क्यों डरते हो यार? हमको ये समझ आज तक नहीं सर आया किसी सर को। एक मिनट सर, एक मिनट टाइम लेते हैं। वो अनु कुमारी जो सेकंड टॉपर थी सर, 2 साल पहले की, तो वो बोली थी, उनका हम एक ये देख रहे थे, इंटरव्यू देख रहे थे, तो उन्होंने बताई थी कि जब मैं फर्स्ट टाइम मतलब पॉलिटी का टेस्ट दी थी सर, उसका माइनस में निगेटिव मतलब वो नंबर आया था सर, और उसके बाद करते 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 आज देखिए सर वो सेकंड टॉपर बन गई। तो गलती से ये नहीं होना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं तो हम दे ही ना। सही बात है, समझ लिए ना सभी लोग? चांदनी चांदनी समझ गई ना कि गलती से कभी घबराओ जी मत। सर, वो सर क्वेश्चन जैसे कि पढ़े थे तो ऐसा लग रहा था कि हमने बुक में ये चीज पढ़े थे, पर ये समझ में नहीं आ रहा था इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा कौन गलत होगा। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। आपके सामने ही सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है? सब सारे लोग एक ही जगह से हैं, और एक ही जगह कहने का मतलब कि सभी लोग सिविल सर्विसेज की ही तैयारी में हैं। तो सारे लोग एक ही जैसे हैं। बाकी काम कीजिए, काम करने से जितना बेहतर काम करेंगे आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी होगी और आप अंततः सफल भी होंगे। अच्छा, आज के पढ़ाई में कोई डाउट है बताइए? सुधा, अब तक क्या समझ में आया आपको? अच्छा लगा? कोई डाउट आपको हो सिविल सर्विस? पर मुझे बहुत सारा चीज सुनाई नहीं पड़ा इधर। अच्छा अच्छा, बाकी कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है? राकेश, कोई डाउट आज के क्लास का? चलो, राहुल, आपने जो टेस्ट 14 तारीख को राहुल का टेस्ट है ना, ठीक है। बाकी अच्छा, मेंस के लिए बाकी जो है मेंस वाले जो है, चांदनी अपना जो है एक ये जो मैं अभी कराया हूँ करंट, वहां से कुछ नोट्स बनाना शुरू करो। और राकेश, आपको भी जो है ये विजन आईएएस के करंट से जो है नोट्स बनाना शुरू करना है, ठीक है? जिससे क्या होगा, लिखने का रिदम बन जाएगा। आप लोग कॉपी अलग अलग, हर सब्जेक्ट का कॉपी अलग अलग रखो, ठीक है? चलो, आज के लिए गुड नाइट।